नमस्कार, मैं सोमेश कुमार कितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोटिवेशन फॉर यूथ कार्यक्रम के तहत हम लोग एक नए युवा प्रोफेसर से आपसे मुलाकात करवाते हैं। इसी बीच आज हमारे बीच एक युवा प्रोफेसर मिस्टर प्रशांत बनाफर सर हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि गवर्नमेंट नवीन कॉलेज जयपुर में पदस्थ हैं। मैं अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और ये कार्यक्रम सर मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं जो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं या आपका AP बनने की सोच रहे हैं, उनको एक प्रकार का गाइडलाइन देने के लिए हम ये कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं सर के बीच सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बनाफर सर जी के बारे में एक खासियत ये है कि ये 3 सब्जेक्ट में नेट है और 1 सब्जेक्ट में स्टेट क्वालिफाई है। टोटल 5 विषय में PG हैं। मैं बहुत ही गदगद हो गया हूँ इनकी क्वालिफिकेशन को देखकर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर अभी हिस्ट्री में नेट क्वालिफाई हैं, एजुकेशन में नेट क्वालिफाई हैं, हिंदी में स्टेट क्वालिफाई हैं और सोशियोलॉजी में नेट हैं। जिस विषय के वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के अभी वर्तमान में, उस विषय में भी नेट हैं। तो एक बड़ा बहुत ही तगड़ा बैकग्राउंड है एजुकेशन का सर के बीच, सर के साथ। और उनके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी CGPSC मेंस भी दिला चुके हैं और पटवारी में इनका चयन हो चुका है। टीचर भी में सिलेक्टेड थे और टीचर का जो एग्जाम हुआ था रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें वो उस डिस्ट्रिक्ट के टॉपर भी रहे हैं। तो एक बड़े मोटिवेटर के रूप में हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से हमें आशा है कि बच्चों को इसका जरूर लाभ मिलेगा। सर मैं थोड़ा सा आपका परिचय आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना परिचय थोड़ा सा बच्चों को देने का कष्ट करिए। धन्यवाद सर, और अपने इस चैनल में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे सर ने बताया, मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर में पदस्थ हूँ और वहाँ पर सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। और वहाँ पर मेरा जो विषय है वो समाजशास्त्र है। इसके साथ साथ मैंने शिक्षा शास्त्र में भी नेट क्वालिफाई किया है, हिस्ट्री में नेट क्वालिफाई किया है और समाजशास्त्र में तो मेरा नेट है ही। तो इस प्रकार से अलग अलग विषयों में हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किस विषय में रुचि है, ये आपको सबसे पहले देखना है। पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप अपनी रुचि से पढ़ रहे हैं और एक तरीका है कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में आपका कोई एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन आप प्राप्त करें। लेकिन मेरा मानना ये है, यदि आप रुचि से पढ़ेंगे तो आप ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर सकते। जैसे हम नेट सेट की बात करें, जैसे सर ने बताया, यह चैनल विशेष रूप से वर्तमान में अभी जो सेट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए अभी सर मोटिवेशनल के लिए बहुत सारे प्रोफेसर्स को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि यदि आप किसी भी विषय को बहुत रुचि से पढ़ रहे हैं तो उसमें आप जरूर उस विषय में आगे बढ़ेंगे और उस विषय को जरूर उत्तीर्ण करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, या PSC का कोई भी परीक्षा हो, या प्रोफेसर की परीक्षा हो, या जो वर्तमान में होने वाली सेट की परीक्षा हो। तो यहाँ पर मैं आप लोग को मुख्य रूप से यह बताना चाहूँगा कि जैसे जिन विषयों पर मैंने नेट और सेट क्वालिफाई किया है, तो उस विषय में आप यदि आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ मान लें कि जैसे आप समाजशास्त्र में यदि आप वर्तमान में सेट दे रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो जब आप समाजशास्त्र के लिए नेट या सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि आप पहले पढ़े हुए हैं, आपने उसमें PG किया हुआ है, तो उसमें अवधारणात्मक जितनी भी अवधारणाएँ हैं वो बिल्कुल क्लियर हो कि किस विचारक ने कौन सी अवधारणाएँ दी हैं। साथ ही उनकी बुक कौन कौन सी है, क्योंकि समाजशास्त्र में विचारक, बुक, अवधारणा, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो प्रश्न है वो इन्हीं पर आधारित होते हैं। इसके साथ साथ उनकी बुक जो है कौन से सन में प्रकाशित हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन आधारों पर आप कोई भी समाजशास्त्र का कोई भी जो प्रश्न है उसका उत्तर आप बिल्कुल बना सकते हैं। और अधिक से अधिक आप इसमें प्रश्न को यदि बनाने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक उन पुराने प्रश्नों को देखेंगे, तो हम यदि नेट की बात करें तो जहाँ तक मैंने उसमें विश्लेषण किया है, तो नेट में अक्सर जो पुराने प्रश्न हैं वो रिपीट कम ही होते हैं, और यदि रिपीट हो भी रहे हैं तो उनका रूप थोड़ा बदला हो जाता है। तो हमारे पास जो पुराने जो प्रश्न रहेंगे, उन पुराने जो अनसॉल्व्ड पेपर हमारे पास आते हैं, उन प्रश्नों को हम अपने उदाहरण के लिए रख सकते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद ना करें कि प्रश्न यही ही आएंगे। तो आप अपने विचारों का दायरा बढ़ाएंगे, अपनी सोच का दायरा और जो अवधारणा पढ़ रहे हैं उसका दायरा जब आप बढ़ाएंगे तो आपका चयन बिल्कुल होगा।
कभी भी आप जब चयन की बात हो, इसमें जब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात हो, तो कभी भी आप नंबर मत देखिए कि इतने में मेरा हो जाएगा। आप ये देखिए कि कितना बेस्ट मैं कर सकता हूँ। अब इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, पहले हम बाकी विषयों की भी बात कर लेते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में जितनी भी संस्थाएं हैं जो वर्तमान में जो हमारे देश में हैं या विदेशों में हैं, इसके अलावा उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन संस्था की स्थापना कब हुई, उसकी स्थापना के पीछे कारण क्या है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा संबंधी जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे अभी हम बात करें तो NEP 2020 अभी लागू लगभग हो गया है, सभी जगह हो गया है। तो उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि वो क्यों है, कहाँ से आया, उसके पीछे कारण क्या है। इसके अलावा इसके पहले जितनी भी शिक्षा नीति, चाहे वो 86 हो, चाहे वो 92 हो, या उसके पहले जो मुदलियार कमीशन है, या हम लोग बात करें जो बिल्कुल सन मतलब 18वीं शताब्दी में जितने भी आयोग आए हैं, वो सारे आयोग के बारे में हमको जानकारी गहराई में होनी चाहिए। प्रत्येक आयोग में कुछ न कुछ फर्क है, तो हमको वो फर्क हमको पता होना चाहिए कि यदि कोई नया आयोग आया है, इसका मतलब ये है तो सुधार किया गया है, तो वह सुधार कौन कौन से हैं, तो आप उसको बारीकी से अध्ययन करें। तो ये एजुकेशन के जो विद्यार्थी हैं वो इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखें। अब यदि हम बात करें हिंदी की, कहने को हिंदी विषय जो है वो बहुत सरल माना जाता है आमतौर पर, खासकर उन राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य, छत्तीसगढ़ में भी यही है। लेकिन जब हम इसकी परीक्षा देते हैं, विशेष रूप से जब हम इसका नेट सेट या हम इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी कठिन हो जाता है। इसमें सिलेक्शन की संभावना अपेक्षाकृत अन्य विषयों के कम होती है। तो इसलिए हमको इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना है, जो इसमें ख्याल रखने वाली बात है, जो आपको इसको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, कि यदि इसमें बहुत सारे लेखक और कवि ही होंगे इसमें, तो वो जो लेखक और कवि हैं वो उनके द्वारा रचित रचनाएं, उनके द्वारा रचित रचनाओं का कालक्रम, अर्थात जैसे हम लोग बात करें सुमित्रानंद पंत, तो सुमित्रानंद पंत ने किस अपनी रचना को कौन से सन में रचा, इसको हमको बहुत इम्पोर्टेंट रूप से हमको इसको समझना है। क्योंकि जब आप इसको समझेंगे, कालक्रम वाला प्रश्न, उसमें कम से कम 15 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कालक्रम पर आधारित होते हैं। तो कालक्रम आपका सबको पता होना चाहिए। 3 प्रकार के कालक्रम होंगे। एक पहला कालक्रम और रचनाओं का कालक्रम, दूसरा कालक्रम रचनाकारों का कालक्रम, और तीसरा कालक्रम विभिन्न रचनाओं का अलग अलग। जैसे हो सकता है आपसे ये पूछे सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या अन्य कोई जयशंकर प्रसाद, और उनके 4 रचनाओं और उन रचनाओं का अलग अलग उनको जमाई उनके प्रकाशन के तिथि के अनुसार। काफी टफ है। हाँ, तो ये टफ है। हिंदी अन्य विषयों की अपेक्षा काफी। कालक्रम आप याद नहीं रख, इसको आप याद करने का तरीका आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रचनाओं का एक कॉलम बनाए, सन के अनुसार कॉलम बनाए या रचनाकारों के अनुसार कॉलम बनाए, और उस कॉलम को आप बार बार देखते रहें। रटने की प्रवृत्ति मत करिएगा, समझने की प्रवृत्ति करिएगा, और अपने आप को कहीं ना कहीं पर उसमें जोड़ करिए। बिल्कुल सर। अब इसके बाद यदि हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में तो जैसा आप समझ ही सकते हैं कि विभिन्न, यदि उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि कथन कारण वाले आते हैं, तो वो अपेक्षाकृत कम आते हैं। ज़्यादातर तिथियों से संबंधित, सन से संबंधित, या हम जैसे बात करें अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, या मुगल काल की बात करें, या उसको स्वर्ण युग क्यों कहा गया, तो उसमें आता है कि कोई कथन दे दिया, इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, कुछ भी दे सकता है इसमें। तो आप हिस्ट्री की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो हमारे हो गए सब 4 विषय। यदि अब हम बात करिए 4 विषय तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन एक विषय ऐसा रहेगा जो सबका रहेगा, वो है हमारा फर्स्ट पेपर। तो अक्सर ये देखने में आता है सर कि जो विषय पर इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर की तैयारी जो है उनकी थोड़ा सा कम हो जाता है, कम महत्व देते हैं, कम महत्व देते हैं। जबकि यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है सर। हम जब PSC मेंस या PSC प्री की बात करें तो उसकी प्रकृति थोड़ी अलग है। उसमें ये फर्स्ट पेपर में हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञान की अपेक्षा रखता है, और बहुत विस्तार से, कहीं से भी GS का मतलब कहीं से कहीं कुछ। लेकिन जब हम नेट और सेट की बात करें तो वो बोल रहा है उच्च शिक्षण संस्थाओं के बारे में पूछ रहा है, DI पूछ रहा है, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पूछ रहा है, या अक्सर ये भी पूछता है सर, आपने देखा होगा विभिन्न सत्रों के जो पेपर हुए हैं उसमें जो संदर्भ ग्रंथ के बारे में पूछता है, इस संदर्भ ग्रंथों को आप में जो छोटे छोटे चिन्ह हैं सर, विराम का चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, या बिल्कुल डॉट बिंदु, ये सारी चीज़ों को कि सरनेम हमको पहले लिखना है कि बाद में लिखना है। और ये जो रेफरेंस वाली बात है सर, ये रेफरेंस वाली बात आपको एजुकेशन विषय के जो विद्यार्थी हैं
उनको भी बहुत काम आएगा। तो ये दोनों जगह ये करना है। तो आप फर्स्ट पेपर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मुझे ऐसा याद आता है, संभवतः मेरा जो नेट मैंने समाजशास्त्र वाला जब दिया था, उसमें मेरा फर्स्ट पेपर में मुझे ऐसा याद आ रहा है 50 क्वेश्चन थे, उसमें मेरे 40 या 42 क्वेश्चन थे। तो भले ही मैंने समाजशास्त्र में निकाला, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि यदि आप फर्स्ट पेपर पर यदि आप फोकस करते हैं तो आपको कोई कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ आपसे सर इससे। और आप कभी भी, मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर में जो हुआ कि कितना कट ऑफ जाएगा मत देखिए। आप अपनी योग्यता और अपने जो आप पढ़ रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए। लेकिन भरोसा तब रखिए सर जब आप मेहनत कर रहे हैं। केवल ऊपर वाले भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। तो फर्स्ट पेपर में आपको बिल्कुल विषयवार अध्ययन करिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, सर भी इस बात को जानते हैं। सर तो इस विभाग यहाँ इस कॉलेज के, मतलब अपने कॉलेज के गणित के मठाधीश हैं, हम जानते हैं इस बात को। तो सर भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम जो भी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, यदि हम उसको गहराई से करें तो उसमें कंफ्यूजन की संभावना बहुत कम रहती है। जैसे हम एक यदि पुस्तकालय की बात करें सर, तो पुस्तकालय में सारी पुस्तकें बहुत व्यवस्थित हैं। तो हम यदि अपने मस्तिष्क में सारी बातों को यदि व्यवस्थित रूप से रखें तो कहीं ना कहीं पर वो हमको सही समय पर सही बिंदु हमको निकालते बनता है और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफी। तो बुक का एक पूरा क्लियर रहना चाहिए। बुक्स मटेरियल आपके, है ना, वो संसाधन तो आपको पहले जुटाना होगा। जी है ना, तभी आप उसमें सफलता पा सकते हैं। बिना संसाधन के आप मैदान में जाएंगे तो कहाँ हो पाएगा, संभव नहीं है वो। और आप जिस संसाधन की बात कर रहे हैं सर, तो अभी हमारे पास संचार के साधन है, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके आधार पे हम सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। सर ये नेट और सेट में जैसे आपने बताया, मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ आपसे कि फर्स्ट पेपर एक मतलब बहुत ही ये पेपर है, डिसाइडर पेपर है। डिसाइड करेगा कि नेट सेट आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि फर्स्ट पेपर आपका 60 से 70% के बीच यदि मार्क्स ले आए तो उसमें, क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा सब माहिर रहते हैं उसमें, तो पहला जो पेपर है वो कहीं ना कहीं बहुत डिसाइडर पेपर है। तो आप बिल्कुल सर जो बता रहे हैं उसके अनुसार आप फर्स्ट पेपर को थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ दीजिएगा, उसको हल्के में न लीजिएगा, ये कहना है मेरा। सर जैसे नेट सेट की तैयारी कर लिए तो उसका, जैसे आप सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी का कुछ बुक्स वगैरह बता दीजिए बच्चों को, ताकि नेट सेट की तैयारी में उनका काम आए। जी सर, उसमें आप सबसे पहली बात तो आप जो पीजी में आप, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पीजी में आपने जो भी पढ़ा है उसकी आप बहुत गहराई से अध्ययन करें, बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन करें। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से निकल करके आते हैं। जैसे कि हम यदि कार्ल मार्क्स की बात करें, आमतौर पर इमाइल दुर्कheim की जब भी बात आती है तो कहा जाता है आत्महत्या पढ़ लो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके मूल कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा कि इमाइल दुर्कheim जो है वो हर चीज़ के लिए समाज को जिम्मेदार मान रहा है। तो उसको हमको समझना पड़ेगा। हम उसकी रचना याद करके चले गए और आत्महत्या के प्रकार हम याद करके चले गए, इतने से काम नहीं चलेगा। वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ गए तो फिर, हाँ, क्योंकि वो विचारक हमारे पाठ्यक्रम में इसीलिए शामिल किया गया है कि कुछ खास बात है, किन आधार पे वो करता है। तो आप कोई भी एक, जैसे प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का आप बुक ले लीजिए, या आप जो यूजी में भी जो आपने पढ़ाई की होगी वो सब मूलभूत जितनी अवधारणा है सर, जितनी अवधारणाओं संबंधी बुक है, मुजतबा हुसैन है और रविंद्रनाथ मुखर्जी की किताबें हैं, ये आप उसमें रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आपको डिटेल जानकारी थोड़ी सी। और जैसे सर हम यदि एजुकेशन की भी बात करें तो एक्चुअली मेरा बीएड और एमएड भी है। अच्छा जी। तो आप बीएड और एमएड में यदि आपने जो पढ़ा है, आप केवल उसको भी यदि ईमानदारी से पढ़ें तो आप आराम से एजुकेशन निकाल सकते हैं। और मैं ये हिस्ट्री के लिए भी यही बात बोलूँगा सर कि आपको अलग से, यदि आपने वो बुक आज भी रखी हो तो अलग से आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, ग्रेजुएशन और पीजी में जो आपने पढ़ा है। लेकिन इस बात को हमको, इस कटु सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा सर कि अभी ये माहौल ऐसा है कि लोग कहीं ना कहीं पर गाइड, परीक्षा बोर्ड, कोचिंग का भी सहारा लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पर आपको पंगु बनाता है। आप शॉर्ट अध्ययन करने के आदी बन जाओ। आप बुक लो, डिटेल पढ़ो, आप जिस कॉलेज में अध्ययन रहते हैं वहाँ से किताबें निकलवाइए और उसको पढ़िए। उस किताब में आपकी ग्रेजुएट पीजी में जो चीज़ें दी हुई है वो सारी चीज़ें अन्य किताबों में शॉर्ट में दी हुई है, आप डिटेल पढ़ करके जाइए तो आपसे कथन कारण वाले जितने क्वेश्चन हैं सर वो अनिवार्य रूप से बनेंगे और सही बनेंगे। जी, कथन और कारण प्रश्न वाकई में स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा काफ़ी रहते हैं। उसको आपको अवधारणा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कथन का और कारण जो है उससे रिलेटेड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 प्रकार के दिए रहते हैं कि दोनों कथन सही हैं,
फिर दोनों कथन सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या करता है, एक दूसरे में व्याख्या नहीं करता, कथन गलत है, कारण सही है, इस प्रकार के 4 ऑप्शन तो कंफ्यूज करता है बच्चों को। लेकिन वही है, यदि कॉन्सेप्ट सही है तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट यदि सही है, आप क्लियर हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सर इसके पश्चात ये नेट सेट की बात हो गई और एपी का जो सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बारे में थोड़ा बताइए, खासकर सोशियोलॉजी विषय के बारे में। जी सर, तो उसके लिए भी मैंने विभिन्न जो कोचिंग संस्थाओं द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे उनको मैंने देखा जी, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है और जो एपी का सिलेबस है इसमें अंतर है। तो इसलिए आप अपने सिलेबस को देखिए और उससे संबंधित यदि मार्केट में कोई भी किताब उपलब्ध है तो उसको लीजिए। आप ये बस मत समझिएगा कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो फिर से मेरा आएगा। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि आप उस आधार पर मत चलिए कि जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ की बात करें सर, तो अभी 3 बार हुआ है छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो एपी की परीक्षा वो 3 बार हुई है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो तीनों बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है सर तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल मतलब जब सबसे पहला हुआ था तो बिल्कुल जैसे आप हम लोग यदि समाजशास्त्र की बात करें सर, तो समाजशास्त्र जब आप कोई भी किताब खोलेंगे समाज के बारे में पढ़ेंगे तो जो उसका फर्स्ट लाइन है वो मतलब एकदम पहले लाइन वाला जो क्वेश्चन था वो था उसमें जो इजी है उसको सब पढ़ के जाएंगे। पर हुआ वो शायद इसी वजह से सरल हो गया था, दूसरा वाला काफ़ी कठिन, तो आपको वो नहीं प्राप्त पर जो एग्ज़ाम हुआ वो ऐसा हुआ ना बहुत सरल था। तो ये है, तो पीजी संबंधित और जितनी भी किताबें मिलती है रेफरेंस बुक है सर, टर्म्स को लेकर है सर, जैसे कि समाज है या फिर को लेकर के जितने भी किताबें हैं टर्म्स को लेकर के पारिभाषिक शब्दावली को आपको पढ़ना बहुत, और रचना जितनी भी रचनाएं आपकी जो विचारकों की रचनाएं आपको देखना बहुत अनिवार्य है सर। अनुसंधान में ध्यान रखिएगा इस बात को, संबंधित यदि प्रश्न आते हैं तो वो भी कई बार या फिर जो कथन कारण वाले आ सकते हैं, तो किस पर यूज किया जा सकता है इस प्रकार, तो आपको उस अवधारणा के बारे में जब पूरी जानकारी रहेगी तो आपको वो क्वेश्चन काफी अच्छे से मिलेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं सर कि अभी 3 बार पीएससी हुआ है एपी का, 2009, 2014, 2019, और हमको देखने पर लगभग सब विषय में हम लोग देख रहे हैं कि पैटर्न बिल्कुल हर बार चेंज है जी। तो इस बार जैसे आप पुराना पेपर को देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि इस बार सोशियोलॉजी में जो पैटर्न है वो किस टाइप का हो सकता है? पुराने पैटर्न को यदि देखें तो लगता है सर कि बहुत इजी तो नहीं आता, जो एकदम पहली बार जैसा हुआ तो बहुत इजी तो नहीं आने वाला, वो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही होगा, मतलब बहुत हार्ड नहीं होगा, लेकिन हार्ड के ज़्यादा करीब होने की संभावना बन रही है, क्योंकि अभी जो आया था पेपर, अभी जो लास्ट जो पेपर हुआ है वो सामान्य से थोड़ा ऊपर, हार्ड उतना हार्ड नहीं था, तो अभी थोड़ी संभावना बन रही, वो एक स्टेप और आगे ही बढ़ेंगे। तो मैं जैसे मैंने सर बोला, आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि हम यदि सिलेबस की तैयारी करते हैं पैटर्न केवल हमारे समझने के लिए है जी, और सिलेबस की तैयारी करें तो हमारे मायने नहीं रखता, सब चयन की संभावना उसमें जी सर्वाधिक है। एपी के लिए कुछ स्पेशल बुक कर सकते हैं यार, जैसे एपी फर्स्ट पेपर है जैसे छत्तीसगढ़ का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, तैयारी कैसे करें फर्स्ट पेपर का? अब छत्तीसगढ़ एक्चुअली सर जिस समय हमने किया था उस समय तो जो स्थानीय जो प्रकाशक हैं उनकी बुक्स तो उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, अभी तो बुक्स थोड़ी ज़्यादा ही हो गई हैं, तो उसके लिए एक हीरालाल शुक्ल की किताब मैंने पढ़ी और जो ट्यूटोरियल किताबें हैं वो बहुत काम आई हैं, और अभी जो मैं देख रहा हूँ कि हरिराम पटेल की भी जो छत्तीसगढ़ की जो बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो आप इनको फर्स्ट पेपर में तो छत्तीसगढ़ के इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर जब भी आप छत्तीसगढ़ पढ़ें, चाहे आप कुछ भी पढ़ें, तो मैप के थ्रू उसका अध्ययन करें, मैप, क्योंकि भौगोलिक रूप से अध्ययन करना है, सांस्कृतिक रूप से या जनजातियों का वितरण भी जो है तो मैप के थ्रू अध्ययन करेंगे तो बहुत सही रहे, और जिलों की संख्या भी बढ़ गई तो आप अपडेट रहे। और एक और चीज़ सर, जैसे जो अभी हम यदि सरकारी वेबसाइट्स को देखते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए सरकारी वेबसाइट्स को देखते हैं तो हमको सारी चीज़ें अद्यतन उसमें मिलेंगी जो परिवर्तन आने हैं, तो फर्स्ट पेपर के लिए इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर में आप लोगों को ये सलाह दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी की बुक को भी थोड़ा रिफरेंस बुक कर चुकी हो,
तो एक बार उसको यदि समय मिले तो जरूर देखिए आप इसको। सर आपने एक चीज़ ध्यान दिया जी। होगा, ग्रंथ अकादमी की बात आप करें जी या हीरालाल शुक्ल की हम बात जी करें, जी आप देखिएगा वो दोनों किताबों का ही सारी कोचिंग सारी कोचिंग संस्था वो रेफरेंस है ना। हाँ, और जो आंकड़े ले रहे हैं जी। सर वो वेबसाइट से ले रहे हैं क्योंकि वो अपडेटेड है। और एक बहुत अच्छी बात है सर, आपने अपना चैनल काफ़ी पहले शुरू किया है। हाँ। अभी हमारे पास डिटेल में पढ़ने का बहुत कुछ है, बहुत क्योंकि यदि हम मान के चले जुलाई में पेपर हो रहा है तो हमारे पास समय है, तो हम थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि हमको आने, ये केवल हमारा पहला स्टेप तो नहीं है सर, नहीं हमारा दूसरा स्टेप है, हमको स्टेप एपी क्रैक करना है। जी जी। तो वो हमको आगे भी बहुत ज़्यादा करना है। सर जिस दिन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया, आप एग्जाम देके आए, तो उसी क्योंकि रिजल्ट अच्छा था आपको तो जरूर आभास हो गया होगा कि शायद मेरा सिलेक्शन हो रहा है ऐसा मन में। तो जिस दिन रिजल्ट आया और एग्जाम देके आए उसके बीच की कुछ परिस्थितियाँ आपके मन में रही होंगी जो आप चिंतन कर रहे होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। थोड़ा सा अंतर है सर आपने जो बोला उससे। जी। अंतर ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो उस साल जो पेपर हुआ था हमारे बैच में, हाँ 14 है तो 2014 जी जी। वो टफेस्ट पेपर था, अच्छा टफेस्ट पेपर। तो मतलब ऐसा हो गया था कि इतना कठिन पेपर इस तरीके से काहे को दिया है, ऐसा हाँ। हमको लगने लगा था। फिर जब मॉडल आंसर आया तो हमने जब उसमें चेक किया तो और भी हमारे साथी गण थे और भी जो लोग थे उनसे, हमारे विषय वालों से हमने चर्चा की, तो पता चला कि उसमें काफ़ी अच्छे नंबर थे। ऐसा मैंने पता चला। हाँ, पता चल गया कि मैंने नंबर इतने थे कि हम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, ये था। हाँ। तो टफ होने के कारण मैं इस बात को जरूर अंडरलाइन करके बोलूँगा, रेखांकित करूँगा कि टफ होने के कारण उस साल कट ऑफ काफ़ी नीचे चला गया। ये हुआ था हाँ, सर। हाँ। अक्सर आप भी जानते हैं सर इस बात को कि जब पेपर इजी आता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन कट ऑफ हाई रहता है। कट ऑफ हाई रहता है तो ये चीज़ को भूल जाते हैं। और जब हमको पता चला कि कट ऑफ जो है वो जो पेपर टफेस्ट है और हम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के ऊपर जा चुके हैं, तो हमको लगा कि सेफ जोन में है कि इतना कठिन आया है तो कट ऑफ तो ऊपर जाने वाला है। अब लेकिन एक चीज़ है सर, ये आपके मन में तभी आएगा जब आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है और स्कोर को आप जान रहे हैं। हाँ। और क्लियर होना चाहिए आप किसको बोला करके आए। ये और ये माइनस मार्किंग है, तो मैं इस बात को जरूर बोलना चाहूँगा कि माइनस मार्किंग का आपका तरीका किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि अभी तो 1/3 है ना सर, 1/3 माइनस मार्किंग है। जब उस समय हाफ था, मतलब 50% माइनस मार्किंग, और वो टफ और टफ था, 5 ऑप्शन भी थे शायद। 5 ऑप्शन थे, ई और ए बी सी डी ई ऑप्शन थे, अभी तो 4 ही 4 ऑप्शन। तो हम पुराने समय में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें हम कितनी कठिनाई थी वो देखें, बल्कि हम ये सोचे कि अभी सरलतम हो गया, अभी अपेक्षाकृत सरल हो गया है, तो आप उसका लाभ उठाएं, ताकि क्योंकि आपके पास 25% आप उसका उत्तर जानते हैं। हाँ। सही बात। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो 25% आप उसका उत्तर जान रहे हैं, तो आप उसको 75% और 100% करिए। अब यहाँ पर ये सर चयन की बात करें हम, तो जब हमसे कोई उत्तर नहीं बन रहा है तो आप ये देखिए क्या आपसे 4 ऑप्शन नहीं बन रहे हैं, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब उसमें रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ ये देखिए कि आपसे 4 में से आपको 2 को देख करके 100% लग रहा है, ये दोनों इसका उत्तर नहीं। यदि आपको ये लग रहा है तब आप उसमें 50% रिस्क ले सकते हैं, उसमें चांसेस है कम से कम। हाँ, आपका क्योंकि आपका 2 आपने अलग कर दिया है ना सर। बिल्कुल। अब इसी प्रकार जैसे हम, और हमारे पास मान लीजिए ऐसे 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका हम उत्तर 50% अलग कर ले रहे हैं, तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। और ये भी है सर कि आप यदि रिस्क सिर्फ इसलिए ना लेना है कि हम रिस्क लें। हम रिस्क तब लें जब हम जान रहे हैं कि हम जो रिस्क ले रहे हैं उसमें कम से कम 50% हमारे फेवर में है। हाँ, क्योंकि आपके भी 50% आता है सर, तो आपको 14 नंबर उसमें मिल जाएंगे। हाँ, या 3 नंबर दो नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर का, तो आपको 14 नंबर मिलेंगे। और आपका यदि 7 क्वेश्चन माइनस मार्किंग में जा भी है तब भी आपका जो 1/3 ही कट रहा है आपके इसमें से, तो 14 का 1/3 कटते कटते फिर भी आपके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन ये तब करिए जब आप कंफर्म। और ये 2 प्रकार का है इसमें भी, एक तो ये दोनों हो सकता है, 4 ऑप्शन में ये दोनों हो सकता है, और एक उपाय रहता है सर ये दोनों तो है ही बिल्कुल। तो दोनों स्थिति में आप रिस्क ले सकते हैं। तो रिजल्ट जिस दिन आया आपका सिलेक्शन लिस्ट बेसिक वेबसाइट में, क्या रिएक्शन था?
खुद देखे कि कोई दूसरा बताए, जो जनरली बोलते हैं हाँ, ऐसा। ये हाँ सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि जिस समय रिजल्ट आया तो हाँ। पता चला मैसेज आया रिजल्ट आया है। हाँ। तो मैंने अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया। हाँ। डाउनलोड का प्रोसेस चल ही रहा था, हाँ। जबकि इतना कम समय लगता है, हाँ। मुश्किल से 10-15 सेकंड लगा हाँ। होगा। शायद 7वें सेकंड मेरे पास फोन आ फोन गया आ गया, कि आपका चयन हो गया है। बधाई हो करके। तो मुझे पल भर के लिए तो स्वाभाविक सी बात है सर, विश्वास नहीं होता है। देखे भी ना। हाँ, देखे भी ना, हाँ। लेकिन सामने से बधाई मिला कि आपका हो गया है। तो मैंने बोला जो सर यहाँ जो सर हैं, मतलब अपने ट्यूटोरियल सर के यहाँ से कॉल आया। अच्छा 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 ट्यूटोरियल से कॉल आया। अच्छा, अच्छा। मानस दुबे सर का। अच्छा, मानस दुबे तो सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट टीचर और हिस्ट्री के भी। हिस्ट्री की हाँ। है ना। तो उनका कॉल आया था, उन्होंने बताया कि आपका हो गया है करके। तो मैंने एकदम जो स्वाभाविक रिएक्शन हाँ। होता है सर, सच में सर, हाँ। ये मैंने बोला अरे हो गया है यार, बधाई हो। ऐसे उन्होंने बोला तो उसके बाद तो बात ही नहीं सर, सन्नता की। बहुत अच्छी बात है सर, आपका एक बढ़िया बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशनल बैकग्राउंड है एजुकेशन का आपका। निश्चित रूप से आप बच्चे बहुत अच्छा मोटिवेट हुए होंगे। अंत में क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? केवल इतना सर कि मेहनत करते समय आप बिल्कुल उसमें कमी ना करें, घंटे ना गिने। और एक और चीज़ है सर कि यदि अभी हम देख रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो जो हमारे बालिकाएं हैं वो काफ़ी आगे हैं। कारण क्या है सर? कारण क्या हो सकता है? तो कारण ये है, मुझे कहीं ना कहीं पर थोड़ा लगता है कि जो बालक हैं वो कहीं ना कहीं पर जो घूमने फिरने की प्रवृत्ति में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा कम करें, घर में रहकर पढ़ाई करें। पढ़ाई के लिए कभी ये ना सोचें कि अभी तो शाम के समय कौन पढ़ता है या दोपहर को आराम करने का टाइम है, शाम को थोड़ा घूम ले, ये बिल्कुल ना सोचें। आपको जिस समय माने आपको यदि पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है तो मन बनाना पड़ेगा, आपको उस फ्लो में बहना पड़ेगा। तो इसलिए आप पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और कोई भी हालत में आपको एग्ज़ाम निकालना है इस बात को आप रखें। पुराने कट ऑफ को मैं फिर से बोलूँगा सर, कट ऑफ को बिल्कुल मत देखें कि इतने में मेरा हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं, इतना तक चाहिए मुझे, उसके बाद नहीं चाहिए। पता चला इस बार हाई कट ऑफ चला गया। हाँ, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सोचिए कि मैं चाहे कुछ भी हो मैं उसमें टॉप करूँ। बहुत अच्छी बात है। आप टॉपर बनने की प्रवृत्ति को थोड़ा सा बिल्कुल। तो सर आपने बहुत अच्छा आज बच्चों को अपना जो अनुभव है उसके बारे में बताया। निश्चित रूप से आज बच्चे तो क्योंकि मेरे चैनल में आ रहा था कि सर सोशियोलॉजी का भी गाइडेंस किसी प्रोफेसर से दिलवाइए करके, तो इसी कार्यक्रम में मैंने आपको आमंत्रित किया है। तो एक बार पुनः आप लोग का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ उपस्थित रहे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नेट सेट और AP की तैयारी के लिए एक अच्छा गाइडेंस दिए। और निश्चित रूप से आप एक आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है मोटिवेशनल है सर, बिल्कुल आपको देख के ही लगता है वैसे कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपका, और निश्चित रूप से बच्चे लाभान्वित होंगे इससे। तो मैं आपने ये सब बातें तो हुई है सर, लेकिन थोड़ा सा आप अपने परिचय नहीं बताए, गांव कहाँ है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं शक्ति ज़िले में कठारी गांव से बिलोंग करता हूँ, और क्योंकि मेरे फादर फूड ऑफिसर थे तो हम बाहर ही रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ रहने का मौका मिला हाँ। नहीं, तो हम जैसे बिलासपुर में सारी पढ़ाई बिलासपुर में हुई, रायगढ़ में हुई है जी। तो वहीं पर सारा लगभग सारा जीवन वहीं पर ही बीता है। तो नहीं है सर। और एक लास्ट एक और बात मैं बोलना चाहूँगा सर कि AP की तैयारी के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप जैसे समाजशास्त्र से दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर पे उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस करिए, खासकर अभी पंचायती राज जो है उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए, तो आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारा जो चैनल है इसके लिए, क्योंकि ये मोटिवेशनल चैनल है सर, एक एजुकेशनल चैनल है मेरा, और मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारण कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते और उनको गाइडेंस की कमी रहती है, तो हमारे बीच के जो प्रोफेसर हैं जो अपना तैयारी कैसे किए हैं वो उनको लाना और उनको डायरेक्ट रूबरू कराना कि वो क्या क्या तैयारी किए, कैसे किए, ये बताना हमारे इस चैनल का उद्देश्य है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा मिले, क्योंकि आगामी भी समय में नेट सेट और AP का एग्जाम होने वाला है जी। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं एक बार पुनः स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, ये जो चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल पर्सन, नए प्रोफेसर के साथ। थैंक यू सर।